हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिवर्सैलिटी ऑफ IKS। चलो जल्दी से हम टॉपिक शुरू करते हैं। द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द IKS स्पैन्स अ वास्ट एरे ऑफ डिसिप्लिन्स, philosophy, sciences, arts and practices that has evolved over thousands of years। तो हम यूनिवर्सैलिटी की जब हम बात करते हैं हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि फ़िलोसफी हो गई, साइंस, आर्ट्स, प्रैक्टिसेस जो बहुत सारे साल लगाकर इवॉल्व हुई है। हमारा जो IKS है मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है उसके जो रूट्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, वो एंशिएंट टेक्स्ट में हमें देखने को मिलेंगे, कल्चरल ट्रेडिशंस में देखने को मिलेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम ऑफर्स प्रोफाउंड इंसाइट्स। किस चीज़ में इंसाइट्स प्रोवाइड करता है ये? एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, स्पिरिचुअलिटी एंड द यूनिवर्स। तो चलो बच्चों एक एक करके पॉइंट देखते हैं हम। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज़ वेदांत फिलोसफी। अगेन मैंने आपको बोला है कि जब भी बड़ा टर्म आप देखते हो वो टर्म को छोटे में तोड़ो एंड देन उसका मतलब समझो। वेद अंत, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। वेद, वेदा, अंत मतलब एंड ऑफ, तो वी कैन से एंड ऑफ वेदा इज नोन एज वेदांत। ठीक है, सो वेदांत फिलोसफी की बात करते हैं। एट द कोर ऑफ इंडियन फिलोसफी लाइज वेदांत विच इन्वेस्टिगेट्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी। तो ये वेदांता जो है ये क्या इन्वेस्टिगेट करता है कि अल्टीमेट जो रियलिटी है वो क्या है, ब्रह्मन है। मतलब कि अल्टीमेट जो ट्रुथ है दैट इज ब्रह्मन, परमात्मा, एंड द इंडिविजुअल सेल्फ, एंड उसे क्या कहते हैं, आत्मा। वेदांत एम्पासेस वेरियस स्कूल्स ऑफ थॉट इंक्लूडिंग। वेदांत की अगर हम बात करते हैं इसमें बहुत सारे सब स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं, जैसे कि पहला स्कूल ऑफ थॉट अगर हम देखें तो दैट इज़ अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत को हम क्या कहते हैं, नॉन डुअलिज्म। अगेन इसको तोड़ते हैं, अद्वैत, द्वैत मतलब दो, अ लग गया तो मतलब नॉन डुअलिज्म हो गया। ठीक है, ये किसने दिए? आदि शंकराचार्य जी ने दिए ये फिलॉसफी। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि अल्टीमेट रियलिटी मतलब ब्रह्मन एंड इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मन, आर वन एंड सेम। ये फिलॉसफी क्या कहती है? ये फिलॉसफी कहती है जो आत्मा है और परमात्मा है ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है। ये आत्मा और ये परमात्मा ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है। मतलब आत्मा और परमात्मा सेम है। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। मतलब विशिष्ट अद्वैत मतलब क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म की बात कर रहे हैं। ये किसने दी थी? ये रामानुजा ने दी है। किन्होंने दी है? दिस इज एडवोकेटेड बाय रामानुजा। दिस स्कूल पोजिट्स दैट वाइल द इंडिविजुअल सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मन। मतलब आत्मा जो है वो ब्रह्म का ही पार्ट है। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग चीज़ नहीं है। आत्मा ये है ब्रह्म, ये इसी का पार्ट है, लेकिन इट मेंटेन्स अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी विथ क्वालिटीज़। बट कुछ तो दोनों में अलग है, दोनों सिमिलर, एग्जैक्ट सेम नहीं है, सिमिलर है बट एग्जैक्ट सेम नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंसेस उनके अंदर है, वो क्वालिटीज़ को हम क्या कहते हैं, विशेषणास। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द्वैत वेदांत। द्वैत मतलब दो, द्वैत वेदांत को हम क्या कहते हैं, डुअलिज्म कहते हैं। फाउंडेड बाय माधवाचार्य। इसके फाउंडर कौन है? माधवाचार्य जी हैं। द्वैत वेदांत asserts a strict distinction between ब्रह्मन एंड इंडिविजुअल्स। मतलब क्या कि जो ब्रह्मन है, जो परमात्मा है और जो सोल है, जो आत्मन है, ये दोनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, और भगवान की भक्ति के साथ आप क्या कर सकते हो, आत्मा परमात्मा में मिल सकता है। ठीक है, एम्फसाइजिंग देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस। आई होप ये चीज़ें समझ में आई। तीनों की तीनों टाइप्स ऑफ सब स्कूल्स ऑफ वेदांत हमने पढ़े हैं अभी। नेक्स्ट इज सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी हमने देखा था ये डुअलिज्म की बात करती है। ये कहती है जो यूनिवर्स होता है वो पुरुषा एंड प्रकृति में डिवाइड होता है। मतलब क्या कि मैटर में एंड कॉन्शियसनेस में डिवाइड होता है। कॉन्शियसनेस की बात करें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सोल ले सकते हैं, माइंड ले सकते हैं। ठीक है, सांख्य इज अ डुअलिस्टिक फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी है?
ये डुअलिस्टिक फिलॉसफी है जो एनालाइज करती है यूनिवर्स को थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ पुरुषा जिसे कॉन्शियसनेस कहते हैं और प्रकृति जिसे मैटर कहते हैं. इट कैटेगराइजेस एग्जिस्टेंस इनटू मल्टीपल प्रिंसिपल्स एंड प्रोवाइड्स अ, ये एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देता है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है ये एक सिस्टमैटिक प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है जिससे हम इजीली कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो है उसको समझ सके, जो कि क्रिएशन, इवोल्यूशन एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस है. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, वी हैव न्याय एंड वैशेषिका स्कूल्स. क्या है न्याय एंड वैशेषिका स्कूल्स? न्याय की बच्चों जब हम बात करते हैं, न्याय इज रिलेटेड टू लॉजिक एंड वैशेषिका स्कूल की जब हम बात करते हैं तो ये एटमिज्म से रिलेटेड है. दोनों स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो एम्फसाइज करती है लॉजिकल रीजनिंग, एपिस्टेमोलॉजी को क्या कहते हैं हम, थ्योरी ऑफ नॉलेज एंड मेटाफिजिक्स. तो किसको किसको एम्फसाइज करती है, लॉजिकल रीजनिंग, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स. न्याय फोकसेस ऑन डिबेट मेथड्स. कौन से मेथड्स को ये फोकस करता है, डिबेट्स को, और ये लॉजिकल इन्फरेंस में ज़्यादा फोकस करता है. वाइल वैशेषिका की जब हम बात करते हैं तो ये एक्सप्लोर करता है नेचर ऑफ रियलिटी थ्रू एनालिसिस ऑफ एटम्स. तो एटम्स को एनालाइज कर करके वो नेचर ऑफ रियलिटी को एक्सप्लोर करता है और वो कैटेगरीज ऑफ एक्सिस्टेंस देखता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज नंबर 4, मीमांसा एंड धर्मशास्त्र. मीमांसा की जब हम बात करते हैं, मीमांसा एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि एग्जामिन करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड स्क्रिप्चर्स. तो ये क्या एग्जामिन करता है, इंटरप्रेट किसको करता है, वैदिक रिचुअल्स को एंड स्क्रिप्चर्स को. एम्फसाइज अथॉरिटी ऑफ वेदा, ये अथॉरिटी ऑफ वेदा पे बिलीव करता है एंड प्रिंसिपल ऑफ धर्म मतलब राइचियसनेस जिसको ड्यूटी कहते हैं. तो हमने मीमांसा क्या देखा, जो मीमांसा वाला पार्ट है दैट इज फोकस्ड और एम्फसाइज किस पे करता है, वो रिचुअल वाले पार्ट पे फोकसाइज करता है वेदास के. ठीक है, धर्मशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो धर्म इज रिलेटेड टू ड्यूटी. हम बहुत बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं, या फिर राइचियसनेस. ये हमें बताता है कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मॉरल कंडक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, धर्मशास्त्र बताता है. धर्मशास्त्र टेक्स्ट प्रोवाइड गाइडलाइंस ऑन एथिक्स. किसके बारे में बात करता है, ये एथिक्स के बारे में बात करता है. लॉ एंड सोशल ड्यूटीज़, हमारी सोसाइटी में क्या ड्यूटीज़ होती हैं, इन्फ्लुएंसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस, जस्टिस एंड सोसाइटल नॉर्म्स. ठीक है, तो ये सारी बातें कौन कहता है, धर्मशास्त्र बताता है. नेक्स्ट पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया जहाँ पे हमने फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिकल एडवांसमेंट. सो सेक्शन नंबर 2 जो हमारा है दैट इज साइंटिफिक एडवांसमेंट. उसका पहला पार्ट जो है दैट इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी. अगर हम एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स की बात करें तो हमने देखा है कि बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया एस्ट्रोनॉमी में. ठीक है, डेवलपिंग सोफिस्टिकेटेड ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स. उन्होंने ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स बहुत सारे निकाले, मैथमेटिकल मॉडल्स निकाले एंड प्लानिटरी थियोरीज निकाली है. तो हमने जब एस्ट्रोनॉमी की जब हमने बात की थी, हमने देखा था कि तरह तरह की थ्योरीज, एग्जैक्ट पोजीशन, एक्लिप्सेस की बात करी गई थी. बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस पुराने एस्ट्रोनॉमर्स ने दिए थे. मैथमेटिशियंस की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव फेमस मैथमेटिशियंस आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त, भास्कर टू जिनको भास्कराचार्य भी कहते हैं, मिड पायनियरिंग एडवांसमेंट इन अलजेब्रा. जब हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स की जब हम बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सेल करा है मैथमेटिक्स के फील्ड में, बहुत एडवांसमेंट आई है रिलेटेड टू अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम कॉन्सेप्ट दैट रिवोल्यूशनाइज्ड मैथमेटिक्स ग्लोबली. तो हम जो बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिशियंस हम देख रहे हैं कि जिन्होंने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस उस ज़माने में लेकर आए थे. पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से कई साल पहले वो आ चुका था. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, ये इन्होंने पूरा ग्लोबल को रेवोल्यूशनाइज करा है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं नंबर 2 की, दैट इज मेडिसिन आयुर्वेदा. आयुर्वेदा, साइंस ऑफ लाइफ, often referred to as
साइंस ऑफ लाइफ इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन कह सकते हैं एक आयुर्वेदा, ठीक है। इट एम्फोसाइजेस होलिस्टिक हेल्थ। ये किस पे एम्फोसाइज करता है? ओवरऑल हेल्थ की बात करता है थ्रू पर्सनलाइज ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशंस। ये पर्सनलाइज ओवरऑल हेल्थ को डेवलप करने की कोशिश करता है, और ये कैसे करेगा? पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देके कि हर इंसान की बॉडी अलग अलग है, तो हर इंसान की बॉडी रिएक्ट भी अलग अलग करती है, तो फिर वो उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा जाएगा, जैसे कि उसके दोषास देखे जाएंगे, उस हिसाब से उनको रेमेडीज़ दी जाएगी। एंड जो रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाएगी वो नेचुरल रेमेडीज़ जो हर्बल से बनी होती है वो दी जाएगी। डाइटरी प्रैक्टिसेस दिए जाते हैं, और फिर लाइफस्टाइल का रिकमेंडेशन भी दिया जाता है ताकि ओवरऑल वेलबींग हो सके। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड वेलनेस प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। तो आयुर्वेदिक जो प्रैक्टिसेस है ना कि सिर्फ इंडिया में चलती है, पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस है, ठीक है, और आज भी ये बहुत बड़े पैमाने में ये चलती है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज मेटलर्जी एंड इंजीनियरिंग। मेटलर्जी की जब हम बात करते हैं, एंशिएंट इंडियंस एक्सेल्ड इन मेटलर्जी। हमने मेटलर्जी में भी एक्सेल किया है, तो पर्टिकुलरली किसकी बात कर रहे हैं हम? आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। याद है वुड स्टील हम बात कर रहे थे कि बहुत महंगी बिकती थी, जो ब्लेड्स बनाने के काम आती थी, बट इवेंचुअली वो खत्म होगी 17th सेंचुरी आते आते। टेक्निक्स सच एज क्रूसिबल steel, wood steel were highly advanced, producing high quality swords and blades that was prized in ancient trade networks। तो हमने देखा कि बहुत ही हाई क्वालिटी के स्वर्ड्स वगैरह बनाए जाते थे जो कि बहुत ही महंगे बिकते थे उस ज़माने पे। इंजीनियरिंग फीट्स इंक्लूडेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सच एज टैंक्स एंड रिजर्वॉयर। ये जो वाटर मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, हम इनके इंजीनियरिंग स्किल्स को देखेंगे जब हम कान्हेरी केव्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसका जिक्र हम वहाँ करेंगे, किस तरह के टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स बनाए जाते थे ताकि रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके और एक बूंद भी पानी वेस्ट ना हो। एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन लाइक रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स दैट शोकेस्ड एडवांस टेक्निकल नॉलेज एंड क्राफ्ट्समैनशिप। तो हमने देखा कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस भी होते थे ताकि वो क्या दिखाते थे? टेक्निकल नॉलेज के बारे में बताते थे। हमने देखा था ना कि आर्किटेक्चर के डिफरेंट डिज़ाइंस होते थे, जैसे कि ड्रेविडियन हो गया, ठीक है, नगारा स्टाइल्स हो गए, तो बहुत सारे डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस भी हुआ करते थे, जिससे हमारी इंजीनियरिंग के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, सेक्शन नंबर 3 एक्चुअली, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं तो पहला जो हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ योगा एंड मेडिटेशन। जब भी स्पिरिचुअली की बात होती है तो हम देखते हैं कि हमें मेडिटेशन की बात हम बहुत करते हैं, मतलब ध्यान की बात बहुत करते हैं कि ध्यान करेंगे, किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो हमें इनर पीस होगा, ठीक है। तो आओ उसे पढ़ते हैं। योगा डिराइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट टेक्स्ट लाइक योग सूत्रास ऑफ पतंजलि। तो योगा कहाँ से आया है? योग सूत्रा किसका है? पतंजलि का है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नाम जरूर याद रखें। इनकम्पासेस फिजिकल पॉस्चर्स, ब्रेथ कंट्रोल एंड मेडिटेशन टेक्निक्स एंड एथिकल गाइडलाइंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशंस। तो जब हम योगा की बात करते हैं तो हम देखते हैं 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हम योगा पे देखते हैं, दैट इज़ आसनास। जब हम आसनास की बात करते हैं, आसनास का मतलब क्या होता है? फिजिकल पॉस्चर की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर प्राणायाम्स की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रेथ कंट्रोल, ठीक है। इनहेल एक्सेल की हम बात करें ताकि हमारा जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है वो अच्छा रहे। फिर हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स की, ताकि हमारा इनर पीस हो और हम स्पिरिचुअल की तरफ बढ़े, ठीक है। योगा प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेलबींग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो अगर हम योगा की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं ये 3 चीज़ों को इंटीग्रेट करता है, बॉडी को, माइंड को एंड स्पिरिट को। ऑफरिंग प्रैक्टिकल टूल्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन। तो ये क्या प्रैक्टिकल टूल है स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए और इनर पीस के लिए, ठीक है। तो हम इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के तौर में यूज़ करते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस को बहुत आराम मिलता है, स्ट्रेस हम इजीली रिलीज़ कर पाते हैं, सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है और हमें इनर पीस मिलता है, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट, इसी का सब पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 2 हम देखते हैं भक्ति एंड डिवोशनल ट्रेडिशंस। भक्ति एक संस्कृत वर्ड है स्टूडेंट्स। भक्ति का मतलब क्या होता है, किसी एक डेटी के प्रति आप डिवोशन हो रहे हो, डिवोट हो रहे हो, या फिर उसके प्रति एक लव एंड अफेक्शन दिखा रहे हो, उसी को बोलते हैं हम भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशन ट्रेडिशंस इन इंडिया encompass a variety of practices and expressions of heartfelt devotion to divine beings। क्या है, heartfelt devotion किसी divine being को, और personal conception of the devotion of the divine, मतलब किसी के दिमाग में होता है ना, ये किसी का फॉर्मेशन आप दिमाग में रखते हो किसी डिवाइन को, एंड उस हिसाब से आपके मन में उसके प्रति डिवोशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, भक्ति पोएट्स बहुत सारे हुए हैं। भक्ति पोएट्स एंड सेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे बहुत ही फेमस है मीराबाई, कबीर, तुलसीदास, इन्होंने भक्ति सॉन्ग्स क्रिएट करे थे, डिवोशनल सॉन्ग्स बनाए थे, पोएट्रीज लिखी थी, लिटरेचर लिखा था जो इंस्पायर करेगा स्पिरिचुअल डिवोशन को, लव को, एंड सरेंडर टू द डिवाइन। हम किस तरह डिवाइन को सरेंडर हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 3, उसी का सब पार्ट जो हम पढ़ रहे थे, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर में हम क्या देखते हैं, इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट डाइवर्स रीजनल स्टाइल्स, मतलब बहुत तरीके की अलग अलग रीजनल स्टाइल्स हैं, रिलीजियस सिंबलिज्म एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं, आर्किटेक्चर वर्क हमें टेम्पल्स में देखने को मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के टेम्पल्स बने हुए हैं। ठीक है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स हैं, लिटरेचर है। लिटरेचर जैसे कि रामायण एंड महाभारत है, ये जो एपिक्स है ये क्या डिपिक्ट करते हैं, माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स। माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स का मतलब क्या है, जो पुरानी कहानियाँ हैं, ठीक है, उसको रिलेटेड कुछ बिलीव्स लोगों के मन में होते हैं, वो उसके बारे में बताता है। मॉरल टीचिंग्स बताता है, उनकी जो सफरिंग्स रही है वो सारी डिटेल उस पर बताते हैं। एंड स्पिरिचुअल थीम्स दैट एम्बॉडी एस्थेटिक ब्यूटी एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो ये क्या दिखा रहा है, कल्चरल ब्यूटी दिखा रहा है, और हमारे कल्चर में इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये बता रहा है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 4 की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन 4 क्या है, एथिकल एंड सोशल प्रिंसिपल्स की बात करता है। सबसे पहला जो उसका कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा। धर्मा अगेन ड्यूटी, राइचियसनेस, मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़, या फिर एथिकल गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी, धर्म में आ जाएगी। धर्म अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन, कौन सा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इंडियन फिलोसफी एंड एथिक्स एनकम्पास मॉरल ड्यूटीज, राइचियसनेस एंड कॉस्मिक ऑर्डर दैट सस्टेन हार्मनी एंड बैलेंस इन द यूनिवर्स। ये सारी चीज़ें क्या करती है, हार्मनी क्रिएट करती है और यूनिवर्स पे क्या बैलेंस क्रिएट करती है। इट गाइड्स इंडिविजुअल कंडक्ट, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कंडक्ट को वो क्या करती है, गाइड करती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है ये बताता है। एथिकल गवर्नेंस के बारे बताता है, और प्रिंसिपल्स बताता है। कौन कौन सा प्रिंसिपल्स, कि जस्टिस होना चाहिए, ट्रुथफुलनेस, सच, कंपैशन, करुणा, एंड नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब अहिंसा होनी चाहिए। ठीक है, तो धर्म हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताता है, जस्टिस, ट्रुथफुलनेस, कंपैशन एंड नॉन वायलेंस की बात करता है। देन अनदर वी हैव सेकेंड पार्ट इज सोशल हार्मनी एंड इंक्लूसिविटी। इंडियन ट्रेडिशंस की जब हम बात करते हैं, इंडियन ट्रेडिशंस जो है वो एम्फसाइज कहाँ करता है, कौन से प्रिंसिपल्स में एम्फसाइज करता है, सोशल हार्मनी की बात करता है, मतलब सोशली हम हमेशा यूनाइटेड रहें। इंक्लूसिविटी की बात करता है कि सारे के सारे उसके अंदर आ जाएं, मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल इकोनॉमिकली बैकग्राउंड वाले लोग नहीं, वीकर वाले नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, वो सबको लेकर चलता है। एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस है वो एक दूसरे के जो कल्चर्स हैं उसको रिस्पेक्ट करता है, हमारे में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत होती है। ठीक है, टीचिंग्स फ्रॉम स्पिरिचुअल लीडर्स एंड फिलोसफर्स एडवोकेट कंपैशन। जो टीचिंग्स हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स की अगर हम बात करते हैं, जो फिलोसफर्स हुए हैं, वो क्या कहते हैं, वो टीचिंग्स देते हैं हमें किसकी, कंपैशन की, सिंपैथी, टॉलरेंस, हम बेयर कर सकते हैं चीज़ों को, और अंडरस्टैंडिंग एज एसेंशियल वैल्यूज़ फॉर फोस्टरिंग पीसफुल एग्जिस्टेंस,
ये सारी की सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है? कंपैशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों सिखाई गई हमें? ताकि हम पीसफुली एग्जिस्ट कर सके, आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर सके और कलेक्टिव वेलबींग विद इन द सोसाइटी। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम यूनाइटेड, डाइवर्सिफाई हो गए, यूनाइट नहीं हो पाएंगे ना। इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाइड होकर भी यूनाइटेड है। क्यों? क्योंकि हमारे जो फिलोसफर्स और सेंट्स हुए हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें, ये सारी टीचिंग्स हमारे में इनकलकेट कर दी हैं। ठीक है, मूविंग टू द पार्ट नंबर 5, दैट इज एनवायरमेंटल विजडम एंड सस्टेनेबिलिटी। रेस्पेक्ट फॉर नेचर, पार्ट नंबर 1। रेस्पेक्ट फॉर नेचर की जब हम बात करते हैं तो अगर हम इंडियन ट्रेडिशंस की बात करते हैं, पुराने ज़माने के लोगों को नेचर के साथ बहुत प्यार था। ठीक है, उनका बहुत ही गहरा रिश्ता था नेचर के साथ। इंडियन ट्रेडिशन एम्फसाइज रेवरेंस फॉर नेचर एंड प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस। कौन सी लिविंग प्रैक्टिसेस को ये प्रमोट करते थे? सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस दैट हार्मोनाइज ह्यूमन एक्टिविटीज विद द एनवायरमेंट। मतलब ये जो एनवायरमेंट है और ह्यूमन का रिलेशंस है ये हमेशा अच्छा बना रहे, यूनाइटेड रहे ये दोनों। कंसेप्ट्स लाइक वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है इसका? कि पूरा जो वर्ल्ड है ये क्या है? एक फैमिली है। मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स है ये पूरे अर्थ में वो क्या है? एक परिवार है। तो वासुदेव कुटुंबकम अंडरस्कोर इंटरकनेक्टेडनेस, ये क्या जताता है? इंटरकनेक्टेड है हम, सारी चीज़ें जो यहाँ पर है, जो अर्थ में सारी चीज़ें वो क्या? इंटरकनेक्टेड है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप, इंस्पायरिंग प्रैक्टिसेस लाइक, ये किस प्रैक्टिसेस की बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसे कंजर्व करके रखो, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको इको फ्रेंडली बनाओ एंड एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो हमारा IKS है इन इंडिया इनकॉर्पोरेट ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज दैट हैज़ बीन पास डाउन थ्रू जनरेशन। तो जो IKS के अंदर हमारा इकोलॉजिकल नॉलेज भी आता है जो जनरेशन्स पर जनरेशन्स आगे फॉरवर्ड हुआ है। जैसे कि प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर्बल मेडिसिन मतलब आयुर्वेदा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब जितने भी फ्लोरा फौना एनिमल्स प्लांट्स है उसको कंजर्व करो, एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज दैट प्रमोट क्या? ये सारी चीज़ें क्या प्रमोट करेगी? रेजिलियंस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़ें आप लोगों को? ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गया है। पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। पार्ट नंबर 1 इसका क्या है? ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज। इंडियन नॉलेज सिस्टम have historically attracted scholars, seekers and admirers from around the world, contributing to global cultural exchange and mutual understanding. तो हमारा जो IKS है, इन्होंने, हमारा IKS इतना डीप है, इतना रिच है कि दुनिया भर के लोग यहाँ अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, और इससे क्या हो रहा है कि क्रॉस कल्चर हो रहा है, क्रॉस कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। मतलब हम कल्चर को एक्सचेंज कर पा रहे हैं और हमारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। कंसेप्ट्स लाइक कर्मा थ्योरी, जैसे करोगे वैसा कॉन्सिक्वेंसेस होगा। री इनकारनेशन का मतलब क्या है? रीबर्थ की बात कर रहे हैं। योगा एंड मेडिटेशन हैव गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड एडॉप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो हम, कर्मा थ्योरी हो गया, इनकारनेशन हो गया, री इनकारनेशन हो गया, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें क्या, ये इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज की जाती है। एंड एडॉप्शन फोस्टरिंग क्रॉस कल्चरल डायलॉग, स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन एंड होलिस्टिक वेलबींग प्रैक्टिसेस। तो ये क्या, इससे क्या हो रहा है? क्रॉस कल्चर हो रहा है, हमारा जो कल्चर है बाहर की तरफ जा रहा है, तो क्रॉस कल्चर हम देखने को मिल रहा है। स्पिरिचुअली और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और हम क्या देख रहे हैं कि फाइनली होलिस्टिक वेलबींग प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुत सारी जो हमारे इंडिया में चीज़ें जनरेट हुई थी, जैसे कि हमारे योगा हो गया,
मेडिटेशन प्रैक्टिसेस होगी, आयुर्वेदा हो गया, वेदांत वगैरह हो गया, ये सारे के सारे ये इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, ना कि सिर्फ इंडिया में सीमित है, ये बाहर की तरफ भी इसका बहुत ही बोलबाला है। और आज भी इस सारी चीज़ों पे बातें होती है, डिबेट्स होते हैं और रिसर्चर्स आज भी इनके पे बरकरार है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, दैट इज़ कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन, मतलब आज की डेट में इसका क्या एप्लीकेशन है। मेनी aspects of Indian knowledge system continue to find relevance in contemporary context influencing field such as, तो आज भी हम देखते हैं कि इनका बहुत रेलिवेंस है, मेडिसिन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेदा एंड एथिकल प्रिंसिपल्स गाइड पर्सनल ग्रोथ। तो ये सारी जो चीज़ें हम देख रहे हैं, योगा हो गई, मेडिटेशन, आयुर्वेदा, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कहाँ किस लिए गाइड कर रही है, पर्सनली हम ग्रो कर पाएँ, प्रोफेशनली एथिकल हो पाएँ, कम्युनिटी हमारी डेवलप होगी और ग्लोबल इनिशिएटिव लिया जाएगा फॉर पीस, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। ठीक है, तो आई थिंक ये सारा सेक्शन आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। दैट वॉज नॉट वेरी टफ, बहुत ही आसान पॉइंट्स है, एक बार आप रीडिंग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम एंड की तरफ चलते हैं। हमारा एंड पॉइंट जो है आज का कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हमारा यूनिवर्सलिटी ऑफ IKS का टॉपिक भी आज ख़त्म हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा था, बट जब आप रीड करोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। तो जस्ट रीडिंग लगाते चले जाओ, हेडर्स लिखो, रीडिंग लगाते चले जाओ, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। कंक्लूजन देख लेते हैं ज़रा। द यूनिवर्सलिटी ऑफ IKS एनकम्पासेस अ प्रोफाउंड डाइवर्सिटी ऑफ डिसिप्लिन। तो हमने देखा ना कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, इसमें फिलोसफी, साइंस, आर्ट्स, प्रैक्टिसेस सब कुछ आता है। दैट ऑफर टाइमलेस, मतलब इटर्नल इंसाइट्स इनटू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सोसाइटल डायनामिक्स एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन एंड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ों की बात हम अभी करके आए ना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की, सोसाइटल डायनामिक्स है, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात करता है कि, और फिर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ लाइफ हमने देखा था जब वासुदेव कुटुंबकम की हमने बात करी थी। रूटेड इन एंशंट विजडम एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, जो हमारा IKS है उनके जो रूट्स है वो है कहाँ पर, एंशंट विजडम और कल्चरल ट्रेडिशंस में है। इंडियन नॉलेज सिस्टम कंटिन्यू टू इंस्पायर, आज भी वो इंस्पायर करता है और इन्फ्लुएंस करता है किसी ग्लोबल थॉट्स को, फोस्टरिंग डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी है ये हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई करते हैं फॉर एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड प्रमोटिंग होलिस्टिक वेलबींग ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो जो भी हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं आज की डेट में, हम ये सारी चीज़ों को यूज़ करके हम आज की चैलेंजेस को फेस कर पा रहे हैं एंड फाइनली होलिस्टिक वेलबींग को हम प्रमोट कर रहे हैं। By exploring and embracing the universality of IKS, individuals and societies can draw upon a wealth of wisdom. तो जब हम IKS को एक्सप्लोर करेंगे, एम्ब्रेस करेंगे, तो हम या फिर सोसाइटी एज अ होल विड्रॉ कर सकती है क्या, विजडम, इनोवेशंस लेकर आ सकती है एंड एथिकल प्रिंसिपल्स टू क्रिएट हार्मोनस, सस्टेनेबल एंड स्पिरिचुअली फुलफिलिंग फ्यूचर फॉर द ह्यूमैनिटी। तो क्या कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, वेल्थ ऑफ विजडम, इनोवेशंस कर सकते हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं ताकि हम हारमोनियस वे से रहे, सस्टेनेबल एंड हमारा स्पिरिचुअली फुलफिलिंग फ्यूचर हो ह्यूमैनिटी के लिए। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है यूनिवर्सलिटी ऑफ IKS में। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।